चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आपको पता है कि कंप्यूटर का एक प्रैक्टिस टेस्ट या प्रैक्टिस सेट कह सकते हो जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है और आपको आंसर देना है क्वेश्चन का। अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं आपको यहां पर डिटेल में हर एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए। ठीक है जी, आपको पता है कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ये मैंने डिस्कस किया था, ये फर्स्ट पार्ट है, डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, कहां तक डिस्कस किया था, कितना क्वेश्चन हो गया था ये देखते हैं। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ठीक है, ये हो गया है। इसी के आगे हमको डिस्कस करना था। ठीक है, प्रीवियस सेशन में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था डिटेल में। ये भी हो गया था, 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 यहां तक हो गया था ना, और ये भी हो गया था। ठीक है, 30 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में आप देखेंगे, अगर आपने पिछला क्लास ना देखा हो तो एक बार देखिएगा, 30 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे आपको इन क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ठीक है जी, वीडियो इज ऑल्सो कॉल्ड, आपको बताना है वीडियो को हम क्या कहते हैं, आपको बताना है वीडियो को हम क्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आंसर दीजिए, वीडियो को हम क्या कहते हैं। आपको पता है दोस्तों वीडियो का मतलब क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। ठीक है जी, और ये स्क्रीन भी होता है, मॉनिटर भी होता है, ऑप्शन आपका बोथ ए भी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोथ ए भी हो जाएगा। वेरी गुड माय फ्रेंड्स। वीडियो को हम एक नाम से और जानते हैं, VDT, इसको हम VDT के नाम से भी जानते हैं। VDT का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। बोलो क्लियर है। ठीक है जी, अच्छा इससे पहले देखो 30, एक्चुअली मैं बता रहा हूं आपको, जो 30 क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे प्रीवियस सेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इससे पहले मैंने 2 सेशन आपको दिया है ना। तो वो सेशन जो है ये सारा मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं गारंटी देता हूं अगर आप ये क्लास लास्ट तक करते हो मेरे साथ, तो यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसने के पूरे चांसेस हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इन क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, तो अगर डिट्टो क्वेश्चन नहीं आया तो उससे सिमिलर क्वेश्चंस अगर आएगा भी एग्जाम में उस टॉपिक से, तो आप जो है अच्छे से और आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस को टारगेट करते हुए, आपके सिलेबस के ही जो है अकॉर्डिंग मैंने इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। ये क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए आपको आराम से लास्ट तक क्लास करना है और इससे पहले का सेशन आपको देखना है, तो आप समझ जाएंगे। 30 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया था, आज हम लोगों ने 31 से स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए, What kind of software would you most likely use to keep track? अच्छा ये तो मैंने बताया था, स्प्रेडशीट होता है, ये तो मैंने बताया था आपको। हम लोग 31 के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, यहां से कोबोल इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन। जो कोबोल है दोस्तों, इस कोबोल का प्रयोग क्यों होता है, कोबोल का व्यापक रूप में उपयोग क्यों किया गया, कोबोल का व्यापक रूप में उपयोग क्यों किया गया। कोबोल होता क्या है, तो जो कोबोल होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है पता है, बता दे रहा हूं मैं आपको। इसका फुल फॉर्म जो होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ये कोबोल कहलाता है। ये कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके फादर कौन है, तो इसके फादर जो है वो ग्रेस होपर है, ग्रेस होपर है। ठीक है, क्या है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज। HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके फादर ग्रेस होपर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, आपको पता है हम लोग कोडिंग करते हैं। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे दुनिया का पहला हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्ट्रान था, उसका फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, जो कि साइंटिफिक पर्पस मैथमेटिक्स के लिए बनाया गया लैंग्वेज है, आपको पता है। वैसे ही कोबोल बनाया गया है। ऐसे सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, .NET है, PHP है, SP है, JSP है, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है जी, चलिए। अनवांटेड
रेपिटिटियस मैसेज सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज। जो अवांछित दोहराव वाले संदेश होते हैं जैसे अवांछित बल्क ईमेल किस रूप में जाने जाते हैं? इसका आंसर दीजिए आप लोग। अनवांटेड रिपीटियस मैसेज जो आपके होते हैं सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसे हम लोग स्पैम के नाम से जानते हैं। अनवांटेड रिपीटियस मैसेज जो आपके होते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं, उन्हें हम स्पैम कहते हैं या इन्हें हम जंक मेल भी कहते हैं, ये अनवांटेड मेल होते हैं। ठीक है, ये ट्रैश क्या होता है पता है? ट्रैश मतलब कचरा यहां बताया गया, लेकिन ट्रैश का मतलब कंप्यूटर में क्या होता है, जब आप कंप्यूटर से अपने मेल में कोई फाइल डिलीट करते हो, कोई मेल डिलीट करते हो, बेसिकली अपने मेल में कोई मेल डिलीट करते हो, तो आपका डिलीटेड मेल कहाँ जाता है? तो जो डिलीटेड मेल होता है वो कहाँ जाता है? डिलीटेड मेल जो है वो ट्रैश में जाता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में कोई फाइल फोल्डर डिलीट करते हो, वो रिसाइकिल बिन में जाता है, फिर वहां से आप क्या कर सकते हो? रिकवर कर सकते हो। मान लीजिए गलती से आपने कोई फाइल डिलीट कर दिया, कोई फोल्डर डिलीट कर दिया आपने, तो रिसाइकिल बिन में गया, रिसाइकिल बिन से आप रिकवर कर सकते हो। वैसे ही आपका कोई ईमेल है वो डिलीट किया है तो वो ट्रैश में जाएगा और ट्रैश से आप उसको रिकवर कर सकते हो। ठीक है, चलो। A self-replicating program similar to a virus such which was taken from 1970s science fiction's novel by John Brunner entitled The Shockwave Rider is। बोला गया है कि एक वायरस के समान एक स्वप्रतिकृत प्रोग्राम है जिसे जॉन बुर्नर द्वारा 1970 के दशक के विज्ञान कथा उपन्यास से लिया गया था, जिसका शीर्षक शॉक वेव राइडर है। क्या हम बग कहते हैं, वाइस कहते हैं, लाइस कहते हैं, वॉर्म कहते हैं? वेरी गुड, इसे हम वॉर्म के नाम से जानते हैं। ये वॉर्म जो होता है एक ऐसा मालवेयर होता है। मालवेयर मतलब पता है क्या होता है? मालवेयर मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है या जो अनवांटेड प्रोग्राम होता है। ठीक है, अनवांटेड मतलब हम चाहते नहीं हमारे सिस्टम में आए, लेकिन हमारे सिस्टम में वो आता है, तो इसलिए बोलते हैं अनवांटेड प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये मालवेयर कहलाता है। तो दोस्तों ये आपका वॉर्म होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा जो है वायरस, अगर हम बात करें मालवेयर के अंतर्गत, तो मालवेयर के अंतर्गत वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स जो है, स्पूफिंग, फिशिंग, स्निफिंग, रूटकिट, बहुत सारे ऐसे अनवांटेड एक्टिविटीज होते हैं जो मालवेयर के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमारे सिस्टम को वो लोग नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जो मालवेयर होते हैं नुकसान पहुंचाते हैं, फाइल को करप्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। हम लोग अपने इन जो है सिस्टम को मालवेयर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या हम फायरवॉल का यूज करते हैं। फायरवॉल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिक्योरिटी टूल होता है जो अनवांटेड जो अटैक होता है, जो अनऑथराइज्ड अटैक होता है, उसको हमारे सिस्टम पर आने से रोकता है, फायरवॉल कहलाता है। ठीक है, और एंटीवायरस हमारे सिस्टम में से वायरस को डिटेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, बोलो क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो यू कैन आस्क योर क्वेरी व्हाट एवर माई फ्रेंड्स, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई योर ऑल प्रॉब्लम। ओके, कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लैन कैन, जो हमारा कंप्यूटर है वो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, क्या कर सकते हैं हम? रन फास्टर, गो ऑनलाइन, शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट या ईमेल। तो जो लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है, हमारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, हम क्या कर सकते हैं? शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। सर ये होता क्या है? सूचनाओं को हम साझा कर सकते हैं लैन के माध्यम से, लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन है उनको हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और पेरिफेरल इक्विपमेंट्स का मतलब पता है क्या होता है? पेरिफेरल का मतलब होता है जो डिवाइस हम बाहर से अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आप खुद सोचिए, मान लीजिए कोई आपके बिल्डिंग है, कैंपस है जिसमें आप लैन यूज कर रहे हो। ठीक है, और मान लीजिए कोई 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। 3 फ्लोर में आप ऑफिस है आपका और बहुत सारे कंप्यूटर हैं। आपको 3rd फ्लोर से और 1st फ्लोर पे आपको जो है कोई प्रिंट आउट देना है। आपको आपका सिस्टम 3rd फ्लोर पे है और 3rd फ्लोर से आप 1st फ्लोर पे कोई प्रिंट आउट देना चाहते हो आप, तो कैसे दोगे आप? मतलब कमांड। तो प्रिंटर एक होता है जो उन सारे सिस्टम से शेयर किया जाता है,
वो प्रिंटर सारे सिस्टम से कनेक्टेड होता है, कोई भी कंप्यूटर कोई भी सिस्टम डिवाइस उस प्रिंटर को कमांड देगा प्रिंट आउट का, वो प्रिंटर प्रिंट आउट दे देगा। तो आप थर्ड फ्लोर से कमांड दे रहे हो, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं से भी आप कमांड दे रहे हो प्रिंटर कनेक्ट करके, और प्रिंटर आपको प्रिंट आउट कहीं भी दे रहा है, किसी को भी दे रहा है, ठीक है, जहां पे वो है प्रिंटर। तो मतलब ये प्रिंटर जो है ना वो शेयर हो रहा है उन डिवाइसेस के बीच में, है ना, साझा किया जा रहा है, ठीक है। तो वही होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, और जो पेरिफेरल इक्विपमेंट्स हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं विद द यूज ऑफ लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग करके। बोलो क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंफॉर्मेशन को कट नहीं करता है? कंट्रोल सी, देखो पहला ही ऑप्शन आ गया, कंट्रोल सी तो कॉपी करता है, कट कहां से करेगा भाई? कंट्रोल सी तो कॉपी करने के लिए यूज होता है ना, कट करने के लिए तो यूज होता नहीं है। अगर हम एडिट पे जाएंगे तो एडिट से हम कट कर सकते हैं, हम क्लिक द कट बटन जो ऐसे होता नहीं, उस पर क्लिक करके हम कट कर सकते हैं, हम शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स का प्रयोग करके हम कट कर सकते हैं, ठीक है। पेरिफेरल इक्विपमेंट क्या होता है, देखो मैं फिर से बता दूं, अगर आपको डाउट है तो देखो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है ना, हार्डवेयर पता है क्या होता है? हमारे कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है, हमारे कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट जो होता है वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। बोलो क्लियर है? चलो भाई आपको पता है कि इनमें जो है एक हमारा होता है पेरिफेरल डिवाइस। ये पेरिफेरल क्या होता है, जिनको हम बाहर से, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस, जिनको हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, जैसे हमारा इनपुट डिवाइस। कोई पूछे इनपुट डिवाइस क्या है, जितने भी इनपुट डिवाइस हैं वो सारे हमारे पेरिफेरल डिवाइस हैं। कोई पूछे आउटपुट डिवाइस, जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं वो सारे हमारे पेरिफेरल डिवाइस हैं। कोई पूछे स्टोरेज डिवाइस, जितने भी स्टोरेज डिवाइस हैं वो सारे हमारे पेरिफेरल डिवाइस हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये सारे डिवाइस जो हैं पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। ये विशेष करके दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं इन्हें हम? पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं। इनको हम बाहर से अपने सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं। सर पेरिफेरल क्या नहीं होता है? देखो हार्डवेयर में आपने नाम सुना है सीपीयू के बारे में, सीपीयू हार्डवेयर तो होता है बट पेरिफेरल नहीं होता है। मदरबोर्ड हार्डवेयर तो होता है बट पेरिफेरल नहीं होता है। मदरबोर्ड हार्डवेयर तो होता है बट पेरिफेरल नहीं होता है। तो सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये हार्डवेयर तो होते हैं लेकिन पेरिफेरल नहीं होते हैं। पेरिफेरल का मतलब जिनको हम बाहर से लगाते हैं, सीपीयू अंदर होता है, मदरबोर्ड पर होता है। मदरबोर्ड हमारे सिस्टम का अंदर का पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट होता है, ना कि एक्सटर्नल पार्ट होता है। इतना तो आपको पता होगा ही होगा, है ना। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा पेरिफेरल का मतलब क्या होता है। सारे पेरिफेरल हार्डवेयर होते हैं, बिल्कुल सही है, सारे पेरिफेरल, क्योंकि इनपुट डिवाइस पेरिफेरल है, आउटपुट डिवाइस पेरिफेरल है, स्टोरेज डिवाइस पेरिफेरल है। हार्डवेयर होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या सारे हार्डवेयर पेरिफेरल होते हैं? गलत है। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर में सीपीयू भी होता है और मदरबोर्ड भी होता है। हार्डवेयर तो है बट पेरिफेरल नहीं है। बोलो समझ में आ गया ना? यही समझाना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कट नहीं करता है? कंट्रोल सी कट नहीं करता है, बाकी सारा कट करता है। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। In the MICR code line structure, what do represent the first 3 digits of the short field number consisting of 9 digits? आपको पता है MICR का यूज क्यों करते हैं? MICR देखो, इनपुट डिवाइस का नाम सुना है आपने, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्टाइलस, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, स्कैनर, OCR, BCR, OMR, MICR, QR, बायोमेट्रिक्स, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। जो मैंने एक सांस में बताया, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। MICR जो होता है ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इसका यूज बैंकों में होता है। जो चेक होता है उस चेक को क्लियरेंस करने के लिए, है ना। तो चेक के बॉटम पे MICR कोड बोलते हैं उसे। MICR कोड होता है जो कि 9 डिजिट का होता है। चेक के बॉटम पर MICR कोड होता है जो कि 9 डिजिट का होता है। तो 9 डिजिट कुछ इस तरह होता है, 3-3 के पेयर में बटा होता है, 3-3 के पेयर में बटा होता है। ये 3 डिजिट जो पहला होता है सिटी को रिप्रेजेंट करता है, सिटी कोड को रिप्रेजेंट करता है। अगला 3 डिजिट जो होता है बैंक कोड को रिप्रेजेंट करता है, बैंक कोड को। और अगला 3 डिजिट ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा बैंक जो है किस उसका ब्रांच क्या है, ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है? फर्स्ट 3 डिजिट क्या होता है? फर्स्ट 3 डिजिट जो होता है सिटी कोड होता है। अगर बोला गया होता नेक्स्ट 3 डिजिट यानी कि मिडिल का 3 डिजिट तो वो हमारा बैंक कोड होता। लास्ट 3 डिजिट बोलता तो हमारा वो ब्रांच कोड होता। ये होता है
तो समझ में आपको आ गया होगा मेरे भाई मेरे दोस्त। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर क्या होता है? क्या फॉन्ट स्टाइल होता है, फॉन्ट इफेक्ट होता है, वर्ड आर्ट होता है, टेक्स्ट इफेक्ट होता है? ये जो बोल्ड है, इटैलिक है, ये जो रेगुलर है, ये क्या होता है? सभी लोग बताइएगा। जितने भी हमारे फ्रेंड्स क्लास कर रहे हैं सभी लोग आंसर दें। मैं चाहूंगा सभी लोग आंसर देंगे, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको पता है जो बोल्ड होता है, जो इटैलिक होता है, देखो भाई फॉन्ट इफेक्ट कैसे हो गया। अच्छा चलो मैं आपको समझा देता हूं। देखो आप कंप्यूटर यूज करते हो, होम टैब मेनू जानते हो? होम टैब मेनू के बारे में पता है? होम टैब मेनू पे मतलब एमएस वर्ड में एक फॉन्ट ग्रुप होता है, पता है आपको? फॉन्ट ग्रुप में आपको पता है बोल्ड होता है, आपको पता है इटैलिक होता है, आपको पता है ना। आपको अंडरलाइन दिखेगा, ये सारे क्या होते हैं पता है? ये सारे फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं। और वहीं पे आपने देखा होगा सुपरस्क्रिप्ट होता है, अगर देखा हो आपने, या सब स्क्रिप्ट होता है ना। आपने देखा होगा सब स्क्रिप्ट होता है ना, या स्ट्राइक थ्रू होता है। ये सारे फॉन्ट इफेक्ट्स होते हैं। फॉन्ट पे इफेक्ट लगाते हो, इफेक्ट, तो ये फॉन्ट इफेक्ट्स होते हैं। ये जो बता रहा हूं ये फॉन्ट इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बारे में बोला है वो क्या होते हैं? वो जो होते हैं दोस्तों वो फॉन्ट स्टाइल होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, है ना। सेशन तो अच्छा लग रहा है ना भाई? बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी कि आने वाले क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इन्हें आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अच्छे से समझना है, चीजों को पेन डाउन करना है, और जहां नहीं आएगा आपको समझ में वो हमसे पूछना है, ठीक है। W3C का मतलब क्या होता है? चलिए बताइए भाई, W3C का मतलब क्या होता है? सभी लोग बताएंगे। W3C, देखो W3 का मतलब क्या होता है पता है? W3 का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आपको पता है W3 का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और C लग गया तो C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है कंसोर्टियम या कंसोर्शियम। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम आपका आंसर हो जाएगा। ये W3C जो है ना, ये क्या है पता है? W3C जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो W3 को, वर्ल्ड वाइड वेब को रेगुलेट करता है। देखो एक प्रश्न आया है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है? मेरे भाई मेरे दोस्त, वो फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है, वो फॉन्ट फेस होता है बाबू, है ना। जैसे आप कहोगे सर कैलिबरी क्या होता है ना, कैलिबरी क्या होता है ना, या एरियल क्या होता है ना, ऐसे मतलब ये फॉन्ट फेस कहलाता है ना। एरियल क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है ना, ये क्या होता है पता है? ये फॉन्ट फेस कहलाता है। फॉन्ट का नेम होता है ना, ये फॉन्ट फेस होता है। ना कि फॉन्ट। अच्छा मैं आपको समझा ही दूं। देखो जैसे वर्ड ओपन करता हूं मैं, देखो ये मैं वर्ड ओपन करता हूं। चलो मैं आपको बता देता हूं। देखो क्वेश्चंस, नहीं तो आप कहोगे सर, देखो जैसे आप देख रहे हो, थोड़ा ब्राइटनेस में कम कर दूं ताकि आपको प्रॉपर दिखे, ठीक है। देखो आपको प्रॉपर दिखे, ठीक है। चलो ब्राइटनेस कम कर दिया। देखो ये वर्ड है ना। अब इसमें होम टैब मेनू आप देख रहे हो, बाय डिफॉल्ट ओपन होता है होम टैब मेनू बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें जो आप ये देख रहे हो ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आपका फॉन्ट स्टाइल होता है, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये हमारा फॉन्ट इफेक्ट होता है। और ये जो आप देख रहे हो एरियल, एरियल, ये ऑल फॉन्ट्स जो आप देख रहे हो ना, ये फॉन्ट फेस या फॉन्ट नेम कहलाते हैं। टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, ये सारे फॉन्ट फेस कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? फॉन्ट नेम या फॉन्ट फेस कहलाते हैं, है ना। यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं है अब आपको भैया? ये हमारा होम टैब मेनू है। होम टैब मेनू में फॉन्ट ग्रुप होता है, ठीक है। और फॉन्ट ग्रुप में सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना, ठीक है। ये हमारा जो होता है, ये भी हमारा क्या होता है? ये भी हमारा इफेक्ट होता है। शैडो हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ग्लो हो गया, नंबर स्टाइल हो गया, ये भी हमारा इफेक्ट होता है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आपको आ गया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं अब? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है।
अच्छा, www को किसने, www को जो है, ये w जो हमारा ये है, जो हमारा www है, www है, इसको डेवलप किसने किया था? तो इसको डेवलप किया था किसने? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कब किया था? तो 1989 में किया था, और कहीं कहीं आपको 1990 भी दिखता है, तो अब 1990 में फाइनली यूज हुआ था, और मतलब 89 में काम करना स्टार्ट किया था, 90 में फाइनली टचअप देगा, टच करना, फाइनली टचअप देना, ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, इनग्रेव आर नोन एज। मैंने दोस्तों एक्सप्लेन किया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। मुझे लगता है आप इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हो। थोड़ी देर पहले देखो, ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, ये मैंने यहां पे समझाया फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, ये फॉन्ट इफेक्ट क्या होता है, देखो बताया। यहां मैंने बताया फॉन्ट फेस क्या होता है। मतलब देखो होता क्या है, मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप क्लास करते हो तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। देखो एक क्वेश्चन समझाया था वहां पे, ये आ गया। अब ये हमारे फॉन्ट इफेक्ट्स होते हैं, है ना, ये हमारे फॉन्ट इफेक्ट्स होते हैं। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है पता है? सुपरस्क्रिप्ट मतलब होता है जैसे आपने 25 लिखा और 25 का स्क्वायर जो 2 है वो कैसे पावर मिलाओगे आप, मतलब 2 मान लीजिए 2 को पावर मिलाना है, पावर मिलाने के लिए आप सुपरस्क्रिप्ट करोगे। वहीं सब स्क्रिप्ट मान लीजिए आपने लिखा H2O, इस 2 को बेस में कैसे लाए आप? सब स्क्रिप्ट का यूज करके लाए आप, है ना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉर अकम्प्लिशिंग अ टास्क इज नोन एज। किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो चरण दर चरण प्रक्रियाओं का एक सेट के रूप में हम काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्या जाना जाता है वो? चलिए, किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं पता है? सभी लोग आंसर देंगे, बहुत बढ़िया। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉर अकम्प्लिशिंग अ टास्क इज नोन एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है और फाइनली हम सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, उसे हम एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। ठीक है। Which of the following is the largest manufacturer of the hard disk drive? दिए गए विकल्प में हार्ड डिस्क ड्राइव का सबसे बड़ा निर्माता कौन है? हार्ड डिस्क मतलब लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कौन है? तो भैया वो है सीगेट। सीगेट जो है हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है पता है? ये स्टोरेज डिवाइस होता है। ये क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है। ये स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस होता है। Which of the following devices have the limitations that we can only store information to it but cannot erase or modify it? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से किस डिवाइस की एक सीमा है कि हम इसमें केवल जानकारी संग्रहित कर सकते हैं लेकिन इसे मिटा या संशोधित नहीं कर सकते हैं? आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, इसे हम लोग सीडी रोम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बोलो क्लियर है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी मतलब क्या होता है कि इसमें हम डेटा को तो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन हम डिलीट या इरेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि नाम से पता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। Which programming languages are classified as low level programming language? दिए गए विकल्प में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रुप ऐसा है जो लो लेवल लैंग्वेज कहलाता है? आंसर दीजिए आप लोग। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रुप है जो लो लेवल लैंग्वेज कहलाता है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसका आंसर कौन देगा? बताइए फटाफट सभी लोग भाई। देखो, इसमें बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। ये भी हमारे हाई लेवल होते हैं, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, असेंबली लैंग्वेज। तो देखो लो लेवल लैंग्वेज केवल 2 ही होता है। अगर हम देखो हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, इसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसमें लो लेवल लैंग्वेज होता है। मैं अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं
अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो इसमें एक तो होता है HLL, ठीक है, और एक होता है हाँ मैं लिख दूं पहले LLL, और एक होता है HLL, ठीक है। तो जो ये LL होता है ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहलाता है, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, और इसमें एक सेकेंड जनरेशन होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन होता है वो मशीन लैंग्वेज होता है, वो मशीन लैंग्वेज होता है, और जो सेकेंड जनरेशन होता है वो असेंबली लैंग्वेज होता है, ठीक है। बाकी जो थर्ड जनरेशन होते हैं, जो फोर्थ जनरेशन होते हैं, और जो फिफ्थ जनरेशन होते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सारे हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है। तो जो असेंबली लैंग्वेज है ये हमारा क्या है, जो असेंबली लैंग्वेज है ये हमारा जो है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है और लो लेवल लैंग्वेज में आता है, ठीक है। जो हमारा असेंबली लैंग्वेज है ये सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है और लो लेवल लैंग्वेज होता है। मशीन लैंग्वेज हमारा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज होता है और लो लेवल लैंग्वेज में आता है। बोलो क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा एक बात और बता दूं, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक विशेष ट्रांसलेटर का यूज होता है, उसे हम असेंबलर के नाम से जानते हैं। जो असेंबलर होता है वो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अ नॉर्मल CD-ROM यूजुअली कैन स्टोर अप टू डेटा। एक नॉर्मली CD-ROM जो होता है वो कितना तक डेटा स्टोर कर सकता है? एक नॉर्मली CD-ROM जो होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो होता है, वो कितने तक डेटा स्टोर कर सकता है? हाउ मच डेटा स्टोर? तो आंसर आ जाएगा 680 मेगाबाइट डेटा स्टोर कर सकता है। देखो किलोबाइट तो होगा नहीं, बाइट तो होगा नहीं, जीबी तो होगा नहीं, मतलब उसने बोला है CD-ROM। CD की एक्चुअल जो कैपेसिटी होती है दोस्तों वो 700 मेगाबाइट होती है, 700 MB होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क की जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी कॉम्पैक्ट डिस्क की, वो 700 मेगाबाइट होती है, ठीक है। चलो, Which command allow you to reduce fragments of file and optimize the performance of the disk? कौन सा कमांड आपको फाइल के टुकड़ों को कम करने और डिस्क के प्रदर्शन को अनुकूलित करने की अनुमति देता है? इसका आंसर बताइए आप लोग। देखो आपको पता है हमारा जो हार्ड डिस्क होता है वो ट्रैक और सेक्टर में बटा होता है, ऐसे ये ट्रैक कहलाता है, ये ट्रैक कहलाता है, और ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग सेक्टर कहलाता है। तो आपको पता है, मान लीजिए कोई फाइल हमारा जो हार्ड डिस्क होता है उसमें ट्रैक पर एक कोई फाइल यहाँ पड़ी है, कोई फाइल यहाँ पड़ी, कोई फाइल यहाँ पड़ी, कोई फाइल यहाँ पड़ी, कोई फाइल यहाँ पड़ी है। फाइल जो है टुकड़ों में बिखरी पड़ी है। हमारे हार्ड डिस्क में, हमारे स्टोरेज डिवाइस में फाइलें जो हैं वो हमारे स्टोरेज डिवाइस में बिखरी पड़ी हुई हैं। उनको इकट्ठा करना, और बिखरी हुई पड़ी हुई मतलब फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है, उसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है, ठीक है। टुकड़ों में पड़ी हुई मतलब फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है। उनको इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, है ना, वो कहलाता है डीफ्रेगमेंट। मतलब जो फाइलें बिखरी पड़ी हुई हैं, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में हैं, उनको इकट्ठा करना डीफ्रेगमेंट कहलाता है, उसे बोलते हैं डीफ्रेगमेंट करना बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़े। चलो, सिनोनिम कैन बी रिव्यूड विद, जो आपका बोला गया है कि समानार्थी के साथ समीक्षा की जा सकती, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो मतलब टर्म है जो सिनोनिम के लिए यूज होता है, समानार्थी शब्द के लिए। एक होता है एंटोनिम, एक सिनोनिम। तो आपको पता है रिव्यू टैब मेनू होता है, नहीं पता बता दे रहा हूं मैं आपको, रिव्यू टैब मेनू होता है। रिव्यू टैब मेनू में एक आपका प्रूफिंग ग्रुप होता है। रिव्यू टैब मेनू में प्रूफिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? रिव्यू टैब मेनू में प्रूफिंग ग्रुप होता है। उस प्रूफिंग ग्रुप में एक थिजारस वाला ऑप्शन होता है जो सिनोनिम्स के लिए यूज होता है। इसका शॉर्टकट की भी होता है, इसका शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ में F7 होता है, F7 होता है। आप कहोगे सर F7 शॉर्टकट की भी होता है, जो F7 होता है वो इसके लिए होता है, F7 इसके लिए होता है। अगर आपने देखा होगा जब कोई स्पेलिंग एरर होता है, आप कुछ लिखते हो अपने वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कोई स्पेलिंग एरर होता है तो रेड कलर की अंडरलाइन नीचे डिस्प्ले होने लगती है, शो होने लगती है रेड कलर की लाइन, ठीक है। तो वो मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप क्या करते हो, उसको स्पेलिंग को आप करेक्ट करते हो, ठीक है। तो उसका शॉर्टकट की जो होता है स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करने का, स्पेलिंग ग्रामर के लिए वो F7 होता है। लेकिन आप सिनोनिम चाहते हो, पर्यायवाची चाहते हो, सिनोनिम्स के लिए आप जो है शिफ्ट प्लस F7 या होम ये रिव्यू टैब मेनू के
प्रूफिंग ग्रुप में जाकर थिजारस पे आप क्लिक करते हो या शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो, आप डिपेंड आप पर करता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से अच्छे खासे बनते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेल फाइल्स? एक्सेल फाइल का नाम क्या होता है? क्या वर्कबुक होता है, क्या वर्कशीट होता है, क्या स्प्रेडशीट होता है, क्या स्प्रेड बुक होता है? आंसर बताइए। दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेल फाइल जो होता है वो हमारा वर्कबुक कहलाता है। एक्सेल फाइल जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वर्कबुक कहलाता है, ठीक है। स्प्रेडशीट नहीं, स्प्रेडशीट का कलेक्शन वर्कबुक होता है, ठीक है। वर्कबुक क्या होता है पता है? कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट होता है, कलेक्शन ऑफ, देखो आप गलती कर गए ना आप, कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट होता है, ठीक है। ये एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको पता है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। यहां पे कई लोग आंसर दे रहे हैं, देख रहा हूं, सब लोग गलत। अरे भाई साहब, वर्क फाइल की बात कर रहा है ना, जिसमें चीजें स्टोर होती है ना, तो वो हमारा एज अ फाइल जो होता है वर्कबुक कहलाता है, ठीक है। और वर्कशीट स्प्रेडशीट तो एक ही चीज होता है भाई, स्प्रेडशीट और वर्कशीट तो एक ही चीज होता है ना। वर्कशीट इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेडशीट। MS एक्सेल जो होता है उसमें स्प्रेडशीट यूज होता है, और चूंकि हम जो जहां काम करते हैं वो एक्सेल में, वो वर्कशीट कहलाता है, तो उसी को स्प्रेडशीट बोलिए आप या उसी को वर्कशीट बोलिए आप, बात एक ही निकल के आ रही है, ठीक है। Which port does not exist in computer? इनमें से कौन सा पोर्ट कंप्यूटर में एग्जिस्ट नहीं करता? पोर्ट मतलब क्या होता है? पोर्ट का मतलब होता है कि जहां पर आप किसी एक्सटर्नल डिवाइस को, पेरिफेरल डिवाइस को आप कनेक्ट करते हो, जिस जगह आप कनेक्ट करते हो उसी को आप पोर्ट बोलते हो। जो पेरिफेरल डिवाइस होता है, मतलब एक्सटर्नल, जैसे मेरे पास ये है, देखो ये मेरे पास माउस है, इस माउस को आपने क्या किया, ये वायरलेस है, तो अब सर कनेक्टेड है हमारे सिस्टम से। बताओ ये वायरलेस है, हमारे सिस्टम से कैसे कनेक्टेड है पता है? ब्लूटूथ के माध्यम से, ब्लूटूथ लगा हुआ है। तो ब्लूटूथ जो है USB पोर्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट है। मैं आपको दिखाऊं, अगर अभी तो लगा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाई दूं, ठीक है। ये देखिए आप, ये मेरे हाथ में जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये ब्लूटूथ है, और ये जो पोर्ट आप देख रहे हो, दिस इज द USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। तो आखिर में इस डिवाइस को अगर हमें कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो केबल तो है नहीं, केबल भी होता तभी पोर्ट के माध्यम से लगता ना। तो भाई साहब ये हमारा USB पोर्ट होता है, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आंसर USB पोर्ट होता है, पैरेलल होता है, कॉम 1 कॉम 2 होता है, रॉ पोर्ट नहीं होता है। USB पोर्ट आपको पता है, इसको जो है भारत के रहने वाले मिस्टर अजय भट्ट ने इसकी खोज की थी। भारत के रहने वाले मिस्टर अजय भट्ट ने इसकी खोज करी थी। यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है, ये पोर्ट होता है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। Which device cannot be shared in network? नेटवर्क में किस डिवाइस को हम शेयर नहीं कर सकते? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था और डिस्कस किया था कि लैन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लैन के माध्यम से हम डिवाइस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, बताया था ना। अब लेकिन ऐसा भी नहीं, कुछ डिवाइस ऐसा भी जिनको हम शेयर भी नहीं कर सकते हैं ना भाई, सारे डिवाइस को थोड़ी ना शेयर कर सकते हैं, कुछ डिवाइस को शेयर कर सकते हैं ना। तो कौन सा डिवाइस शेयर नहीं कर सकते हैं, साझा नहीं कर सकते हैं? आप मुझे बताइए किस डिवाइस को हम शेयर नहीं कर सकते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिएगा। Which device cannot be shared in network? बहुत बढ़िया दोस्तों, आप मुझे बताओ, अगर हम कीबोर्ड, हमारा कीबोर्ड जो है एक डिवाइस में लगा हुआ है, तो क्या कीबोर्ड को हम शेयर कर सकते हैं? हम कीबोर्ड को शेयर नहीं कर सकते हैं, हम फ्लॉपी को शेयर कर सकते हैं, कंप्यूटर को शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, है ना। हम कीबोर्ड को शेयर नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? हम कीबोर्ड को शेयर नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, जो कि इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। प्रिंटर को मैंने क्या बताया था कि 10-20 कंप्यूटर हैं, और 10-20 आप खुद सोचिए, आपके ऑफिस में, आपको कोई ऑफिस है, आपके ऑफिस में 10-20 कंप्यूटर हैं, क्या आपको 10-20 प्रिंटर की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रिंटर तो एक ही काफी है ना। आपने शेयर कर दिया 10-20 कंप्यूटर में, जो भी 20, मान लीजिए 20 कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर में आपने एक प्रिंटर शेयर कर दिया। अब आप किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट आउट दोगे, आपको प्रिंट आउट हो देगा प्रिंटर, है ना। तो वो भी होता है, कंप्यूटर तो होता ही होता। फ्लॉपी डिस्क आराम से शेयर कर सकते हैं आप, मेरे डिवाइस में लगा है। पेन ड्राइव जैसे क्या होता है, पेन ड्राइव शेयर नहीं कर सकते हैं आप,
क्या पेन ड्राइव को शेयर नहीं कर सकते हैं आप? पेन ड्राइव वैसे आपका फ्लॉपी डिस्क पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क 3 प्रकार के आते थे, मैंने बताया था आपको, 3.5 इंच, 5.25 इंच और 8 इंच। ठीक है। विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस? ये क्या आ गया? अच्छा, क्वेश्चन कुछ और आ गया है। देखो ऑप्शन कुछ और है। MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन क्या होता है पूछा है, तो भैया वो ऑफिस 221 होता है। ऑफिस 221 होता है, 221 है। ठीक है। स्टोर डिलीटेड फाइल, स्टोर टेम्परेरी फाइल, स्टोर। अच्छा, ये पूछा गया होगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि रिसाइकिल बिन का काम क्या होता है। तो रिसाइकिल बिन का, यहाँ पे रिसाइकिल बिन का यूज होता है, ये रिसाइकिल बिन होता है। ठीक है, ये रिसाइकिल बिन। एक्चुअली थोड़ा यहाँ पे अंतर ही है ना, क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन अलग है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन, व्हाट इज द यूज ऑफ रिसाइकिल बिन? रिसाइकिल बिन का यूज क्या होता है? तो जो फाइलें डिलीट होती हैं उनको स्टोर करता है। तो रिसाइकिल बिन जो होता है स्टोर, डिलीट की गई फाइल को स्टोर करता है ना। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? डिलीट किए गए फाइल को रिसाइकिल बिन स्टोर करता है। और ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? ऑफिस 21 है ना। इसका एक्सटेंशन भी अलग अलग, जैसे वर्ड है, वर्ड का एक्सटेंशन docx है, एक्सेल का एक्सटेंशन .xlsx है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन .pptx है ना। Programs such as Mozilla Firefox that serves as navigable windows into the web are called. Mozilla Firefox जैसे प्रोग्राम जो वेब में नेविगेट करने योग्य विंडो के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बड़ा आसान सा प्रश्न है। जब हम वेब पेज एक्सेस करना चाहते हैं, तो वेब पेज एक्सेस करने के लिए हमको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। तो वेब पेज को एक्सेस करने के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो वेब ब्राउजर्स कहलाता है, वो वेब ब्राउजर्स कहलाता है। अब मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर को अब हम माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से जानते हैं। ये सारे क्या हैं? वेब ब्राउजर के नाम हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी? ठीक है। दुनिया का पहला वेब ब्राउजर कौन बताएगा? दुनिया का पहला वेब ब्राउजर का नाम कौन बताएगा? चलो बताओ भाई फटाफट। चलिए, दुनिया का पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर जो था, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर जो था, उसका नाम www था। दुनिया का पहला टेक्स्ट पर आधारित ब्राउजर। और दुनिया का पहला जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का पहला ग्राफिकल ब्राउजर मोज़ैक था साहब। क्या था? मोज़ैक था। मोज़ैक को डेवलप 1993 में किया गया था और इसको 1990 में फाइनली टचअप दिया गया था, डेवलप किया गया था। ठीक है, इसको डेवलप किया था मोज़ैक को मार्क लॉवेल एंडरसन ने, और इसको डेवलप किया था टिम बर्नर्स-ली ने। सबको पता होगा टिम बर्नर्स-ली ने, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू अकम्प्लिश। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया होता है? रियल वर्ल्ड टास्क, कंप्यूटर सेंट्रिक टास्क, गेमिंग टास्क या ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क? वेरी गुड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो आंसर रियल वर्ल्ड टास्क। वास्तविक दुनिया के जो कार्य होते हैं, एक्चुअली जैसे आपको स्प्रेडशीट बनाना है, तो स्प्रेडशीट बनाने के लिए MS एक्सेल का यूज करोगे, ना कि आप वर्ड का यूज करोगे। आपको दस्तावेज बनाना है, आपको मेमो तैयार करना है, रिपोर्ट तैयार करना है, डॉक्यूमेंट पे काम करना है, तो MS वर्ड यूज करोगे, ना कि अदर सॉफ्टवेयर यूज करोगे। आपको बेहतरीन प्रेजेंटेशन देना है, जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो मैं पावर पॉइंट का यूज कर रहा हूं, ना कि अदर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूं। ठीक है जी, बराबर है जी, वेरी गुड। A file extension is separated from the main file name with the but no space. एक फाइल एक्सटेंशन नेम होता है जो किसके साथ अलग होता है, लेकिन वो रिक्त स्थान नहीं रखता है। मतलब फाइल एक्सटेंशन में स्पेस नहीं होता है, लेकिन किसी के साथ वो अलग होता है। तो किसके साथ अलग होता है? क्वेश्चन मार्क, आपका एक्सक्लामेशन मार्क, या आपका अंडरस्कोर, या आपका पीरियड।
दोस्तों बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा, कई लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं देख रहा हूँ मैं। जैसे कोई फाइल नेम, जैसे मान लीजिए मेरा नाम धीरेन्द्र है, धीरेन्द्र मेरा फाइल मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं किसी वर्ड पे काम कर रहा हूँ, एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ उसे, धीरेन्द्र नाम दिया। अब वर्ड पे काम कर रहा हूँ, धीरेन्द्र डॉट DOCX, ये डॉट जो है ना, ये डॉट जो है ना, इसी डॉट को हम पीरियड कहते हैं, ठीक है। और हमारा फाइल एक्सटेंशन यूजर नेम जो अलग होता है, ये यूजर नेम है, ठीक है, ये यूजर नेम है और ये फाइल एक्सटेंशन नेम है, फाइल एक्सटेंशन नेम है, ठीक है, फाइल एक्सटेंशन नेम है। गलती कर बैठे ना, दिल गलती कर बैठता है और आप भी गलती कर बैठे यहाँ पे हैं। चलो ठीक है। अच्छा, मुझसे जुड़ने के लिए तो आप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम पे धीरेन्द्र प्रताप सिंह सर्च कर लीजिएगा या फेसबुक पे सर्च कर लीजिएगा, वैसे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर लेंगे आप तो मैं मिल जाऊंगा, तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है। और टेलीग्राम पे अगर बात करें तो आप पूछ रहे हैं तो धीरेन्द्र सर ऑफिशियल नाम है, ये स्पेलिंग धीरेन्द्र की यही होती है, ठीक है। धीरेन्द्र सर ऑफिशियल सर्च करेंगे टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा, या इंस्टाग्राम पे धीरेन्द्र प्रताप सिंह सर्च करेंगे वहाँ मिल जाऊंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो हमसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं कंप्यूटर के पार्ट पर अपने एग्जाम के लिए, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। द प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन, प्राथमिक उपकरण जो एक कंप्यूटर सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग करता है। प्राथमिक उपकरण जो कंप्यूटर सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग करता है। अच्छा ठीक है, हम आपको चूरन दे देंगे वहां पे चूरन क्या होता है ना कि आपके एग्जाम के लिए मैंने जो प्रिपेयर किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसका सेट होता है, ठीक है। तो वो चूरन होता है एक्चुअली हमारे लैंग्वेज में, जो कि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करता है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी क्वेश्चंस तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, ओके चलिए दोस्तों, बोला गया द प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन, तो दोस्तों वो हमारा डिस्क होता, एक्चुअली क्या बोला गया, अच्छा प्राइमरी बोला गया, प्राइमरी डिवाइस, तो डिस्क तो सेकेंडरी होता है ना भाई, डिस्क और हार्ड ड्राइव, मेमोरी आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, ये प्राइमरी की बात कर रहा है, ठीक है, प्राइमरी। अगर हम डिस्क की बात करें या हार्ड ड्राइव की बात करें तो ये सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। प्राइमरी डिवाइस की बात कर रहा है ना, तो देखो मेमोरी दो प्रकार का होता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी, तो जो मेमोरी होता है ना उसे प्राइमरी बोलते हैं, और जो स्टोरेज डिवाइस होता है ना उसे सेकेंडरी बोलते हैं। देखो समझिएगा थोड़ा, हम मिथ बच्चों का है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर बात कर रहा है मेमोरी की तो वो प्राइमरी के सेंस से बात कर रहा है, प्राइमरी। अगर बात कर रहा है स्टोरेज डिवाइस के बारे में तो सेकेंडरी की बात कर रहा है। जैसे रैम रोम क्या होता है, मेमोरी प्राइमरी, हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क CD DVD BRD HBD पेन ड्राइव SSD क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी। बैकअप, इसे बैकअप मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, बैकअप स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, आपके सिलेबस में मेंशन हुआ है, किया गया बैकअप क्या होता है, ठीक है, आप देखेंगे अगर तो, ठीक है। तो ये चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। चलो भैया, एनी लेटर नंबर और सिंबल फाउंड ऑन द कीबोर्ड दैट यू कैन टाइप इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज, कीबोर्ड पर जो नंबर सिंबल या जो भी आप टाइप करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट, कैरेक्टर, टाइप या प्रिंट। आंसर दीजिए। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, आंसर देंगे तो अच्छा लगेगा ना भाई, आप लोग आंसर देंगे तो अच्छा लगेगा। एनी लेटर नंबर और सिंबल उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। रिपीट, अच्छा मैंने क्या बोला है, मैंने ये कहा था ना, देखो जब भी हम स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे ना, आपके कंप्यूटर में जब स्टोरेज डिवाइस पूछा जाए ना, तो स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा है, ठीक है। देखो सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, बैकअप मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक ही होता है, ठीक है। और जो प्राइमरी मेमोरी होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, वो रैम रोम कैश मेमोरी और रजिस्टर होता है। क्या होता है, रजिस्टर, ठीक है, वो प्राइमरी मेमोरी होता है ना। तो यहाँ जो पूछा गया था इसका आंसर प्राइमरी मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम, अरे बोला था मैंने टेलीग्राम आईडी धीरेन्द्र सर ऑफिशियल सर्च कर लीजिए ना आप, धीरेन्द्र सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम मिल जाएगा। या अगर इंस्टाग्राम पे तो मेरा नाम सर्च कर लीजिए धीरेन्द्र प्रताप सिंह, ठीक है। चलिए पढ़ाई कर लीजिए, आप पूछ रहे हैं बार बार, वहीं अटके हुए हैं आप। द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का जो बैकग्राउंड होता है क्या हो सकता है, इज ऑलवेज व्हाइट कलर। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट, सभी लोग आंसर दीजिएगा, क्या हो सकता है।
द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट। देखो, क्या हमेशा व्हाइट कलर होता है बैकग्राउंड? ऐसा कहना गलत होगा ना भाई, क्या हमेशा व्हाइट कलर ही बैकग्राउंड होता है? इन द कलर यू प्रीसेट अंडर द ऑप्शंस मेनू, ऐसा भी नहीं है। इज ऑलवेज द सेम फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट, कैन हैव एनी कलर यू चूज। बिल्कुल सही बात है, हम अपने अनुसार कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। हम जो है किसी भी बैकग्राउंड, जैसे अब ये मेरे हिसाब से बैकग्राउंड ये ब्लैक रखा है मैंने, मैं चाहूं तो उसको व्हाइट भी कर दूं, मैं चाहूं तो उसको ब्लू भी कर दूं, मैं चाहूं येलो भी कर दूं, मैं चाहूं जो कलर चाहूं मैं कर दूं, रेड भी कर दूं, है ना। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर्स इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। वेब पर सूचना पता लगाने में उपयोगकर्ता की सहायता करने वाले विशिष्ट प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बच्चे यहां पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, पता है। वेब पर सूचना का पता लगाने में यूजर्स की सहायता करने वाले प्रोग्राम, विशिष्ट प्रोग्राम, स्पेसिफिक प्रोग्राम को हम सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में डिफरेंस होता है। वेब ब्राउजर देखो वेब पर नहीं होता है, वेब पर सूचना का पता लगाने के लिए। वेब की बात करें तो हमारा जो सर्च इंजन होता है वो एक वेब बेस्ड टूल होता है। सर्च इंजन इज अ वेब बेस्ड टूल वेयर ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ब्राउजर हमको यूजर को वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वहीं सर्च इंजन हमको चीजों जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है वहां तक पहुंचाने में हेल्प करता है, वो सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन के 3 कंपोनेंट होते हैं। सर्च इंजन के 3 कंपोनेंट वेब क्रॉलर होता है, सर्च इंजन के 3 कंपोनेंट वेब क्रॉलर होता है, डेटाबेस होता है, यूजर इंटरफेस होता है। इन तीनों की सहायता से हमको सर्च इंजन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और वेब ब्राउजर के माध्यम से हम वहां तक पहुंचते हैं। वेब पेज एक्सेस करने के लिए हमको प्लेटफॉर्म देने का काम करता है ब्राउजर। ठीक है, चलो। द बिकम्स डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग। आपके द्वारा किए जा रहे कार्य के आधार पर विभिन्न आकार बन जाते हैं। किसके? एक्टिव टैब, इंसर्शन पॉइंट, माउस पॉइंटर, रिबन। तो आपको पता है माउस का जो पॉइंटर होता है, माउस का पॉइंटर है ना, वो डिफरेंट जो है शेप, जैसे आपने देखा होगा जब किसी लिंक पे ले जाते हो तो लिंक का जो है पाम शेप बन जाता है या हैंड से पाम शेप बन जाता है। देखा आपने ऐसे पाम शेप, ऐसे पाम का शेप बन जाता है ना, जो पाम का शेप होता है। ठीक है, तो माउस का पॉइंटर डिफरेंट प्रोग्राम पे डिफरेंट जो है तरीके से वो एक्ट करता है। ठीक है, फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज कमांड एट अ फाइल मेनू। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तैयार करना है, फाइल मेनू पर क्लिक करके हम किस पे क्लिक करते हैं? बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको पता है अगर हमें फाइल मेनू पे जाना है और हमें बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? न्यू पर क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करके हम कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रोग्राम हम नया बना सकते हैं। ओपन का मतलब होता है ऑलरेडी मैंने बनाया है, उसको ओपन करना चाह रहा हूं। क्लोज का मतलब क्लोज करना, सेव का मतलब सेव करना होता है। Which of the following storage media provides sequential access only? हमको स्टोरेज मीडिया 2 प्रकार का एक्सेस प्रोवाइड करता है, एक डायरेक्ट एक्सेस, एक सीक्वेंशियल एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस का मतलब होता है कि हम डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है कि सीक्वेंस में हम डेटा को एक्सेस करते हैं। जैसे अगर डेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है और हमको 4 नंबर डेटा को एक्सेस करना है, तो पहले 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 4 पे जाएंगे, फिर 4 को हम एक्सेस करेंगे। और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 है तो हम 4 को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। डायरेक्टली हम 1 2 3 पे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो मैग्नेटिक टेप है वो हमको सीक्वेंस में केवल डेटा को एक्सेस करने के लिए प्रोवाइड करता है मेथड, सीक्वेंस मेथड होता है मैग्नेटिक टेप, या इसे हम कैसेट टेप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आउटपुट क्या होता है? व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट क्या है? व्हाट इज द प्रोसेसर टेक्स फ्रॉम द यूजर, what the user gives to the processor, what the processor gets from the user, what the processor give to the user. तो output is what the processor give to the user,
जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को क्या देता है वो आउटपुट कहलाता है। बाकी तो घुमा फिरा पूछा गया है। व्हाट द प्रोसेसर गेट फ्रॉम द यूजर, जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त करता है वो इनपुट होता है। व्हाट द यूजर गिव्स टू द प्रोसेसर, जो यूजर प्रोसेसर को देता है वो भी इनपुट होता है। व्हाट द प्रोसेसर टेक फ्रॉम द यूजर, जो प्रोसेसर यूजर से लेता है वो भी इनपुट होता है। तो तीनों इनपुट है, बाकी आउटपुट है। घुमा फिरा के पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर वहां इतना आसान सा क्वेश्चन होता है फिर भी वहां पे आंसर गलत कर बैठते हैं। वो कहते हैं ना दिल गलती कर बैठा जी, है ना। अ सेव डॉक्यूमेंट इज रिफर्ड टू एज, जो सेव डॉक्यूमेंट होता है वो कहां पर होता है, ये फोल्डर एक्चुअली ऑप्शन में है, ठीक है। सेव डॉक्यूमेंट जो होता है वो फोल्डर में होता है। कहां होता है? फोल्डर में होता है। तो सहेजे गए दस्तावेज को आप कहां पे रखते हो? फोल्डर में रखते हो, ठीक है। A complete electronic circuit with transistors and other electronic components on a small silicon chip is called, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आप क्या कहते हो? A complete electronic circuit with transistors and other electronic components on a small silicon chip is called integrated circuit के नाम से जानते हैं। इसका सारा जो पीडीएफ है ना टेलीग्राम पे आपको हम शेयर कर देंगे। जो हम क्लास यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टेलीग्राम से पीडीएफ को आप एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यही हो जाएगा, आईसी हो जाएगा। Which of the following is not a search engine, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो जो हमारा मोजिला है ये ब्राउजर होता है ना कि सर्च इंजन होता है। मोजिला हमारा ब्राउजर होता है ना कि सर्च इंजन होता है। ARPANET कब स्टार्ट हुआ था पता है? ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। दुनिया का पहला ऑपरेशनल नेटवर्क था। 1969 में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा डेवलप किया गया था। Which of the following is not a kind of computer memory, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का मेमोरी नहीं है? तो भैया कोडर कोई मेमोरी नहीं होता है, बाकी सारे मेमोरी है। मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। Which of the following is not an example of OS, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? तो विंडोज एक्सप्लोरर कोई OS नहीं होता भाई साहब, बाकी सारा OS होता है। विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर की तरह काम करता है। जब विंडोज को एक्सप्लोर करते हैं, विंडोज प्लस ई शॉर्टकट की होता है, तो हम फाइलों को देख सकते हैं, फोल्डर्स को हम देख सकते हैं और उसको हम अरेंज भी कर सकते हैं और चीज़ों को एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड इन MS PowerPoint वी प्रेस, अगर हमको माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम क्या करेंगे? बहुत आसान सा प्रश्न है, कंट्रोल बी कर देंगे बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल बी कर देंगे बोल्ड हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न था, ठीक है। Which of the following is not an एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जो हैंगआउट होता है वो कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होता, बाकी एविरा, क्विक हिल, कास्पर स्काई ये हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है जी। थैंक यू दोस्तों। 70 क्वेश्चन डिस्कस किया, 70 क्वेश्चंस, यानी कि 40 क्वेश्चंस अभी डिस्कस किया और इससे पहले 30 क्वेश्चन डिस्कस किया था इससे पहले वाले सेशन में। तो 70 क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर लीजिएगा। 40 क्वेश्चंस मैंने इधर डिस्कस किया, 30 क्वेश्चंस मैंने उधर डिस्कस किया था पहले वाले सेशन में, ठीक है। और ये सारे सेशन, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई वी शुड नॉट इग्नोर दीज क्वेश्चंस, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सेशन को यहीं पे एंड करेंगे हम। बाकी मुलाकात कब करेंगे आपसे? नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और कोई डाउट हो तो हमसे पूछते रहिए। आपके एग्जाम में 100% मार्क्स मैं दिलाने की गारंटी लेता हूं दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ रेगुलर यहां पे क्लास करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय।